आज सुबह जो चाय प्याली में उतरी या फिर जो सूती कपड़े इस वक्त शरीर पर है, क्या कोई ये विश्वास कर सकता है कि इन साधारण सी चीजों का सीधा नाता 6 करोड़ साल पहले हुए एक भयानक खौफनाक ज्वालामुखी विस्फोट से है? सुनने ना तो ये किसी किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लग सकती है। मतलब चाय और ज्वालामुखी का क्या कनेक्शन है ना। बिल्कुल। और आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा में हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के उस विशाल भौगोलिक हृदय की, जिसने ना जाने कितने साम्राज्यों को जन्म दिया, जो देश की अर्थव्यवस्था को अपनी खदानों से चलाता है और जो असल में आग और खौलते हुए लावे से जन्मा है। हाँ, दक्कन का पठार। जी, दक्कन का पठार। देखिए, इस कहानी की जड़ें बहुत गहरी हैं। मतलब जब हम दक्कन के पठार की बात करते हैं ना, तो ये सिर्फ नक्शे पर दिखने वाला एक भूभाग नहीं है। हाँ। ये करोड़ों सालों तक चली पृथ्वी की उन प्रचंड शक्तियों का जीता जागता सबूत है, जो आज भी काम कर रही हैं। प्राचीन गोंडवाना लैंड के टूटने से लेकर भारतीय प्लेट के लंबे सफर तक इस जमीन ने जो उथल-पुथल देखी है, वो किसी महाकाव्य से कम नहीं है। सच में। और इस चर्चा का मकसद भी यही है, ये समझना कि कैसे इस कठोर चट्टानी जमीन ने भारत के भूगोल, उसके मॉनसून, यहाँ तक कि इतिहास की धारा को भी हमेशा के लिए मोड़ दिया। सही कहा। अगर इस पूरी संरचना को समझने के लिए दिमाग में एक चित्र बनाना हो, तो एक बहुत विशाल उल्टी रखी हुई ढाल, या जिसे कहते हैं ना इन्वर्टेड शील्ड, की कल्पना करना सबसे सही रहेगा। एक उल्टी डाल बिल्कुल सटीक उदाहरण है ना? एक ऐसी मजबूत त्रिकोणीय ढाल जो उत्तर में बहुत चौड़ी है और दक्षिण की ओर जाते जाते संकरी होती जाती है। और इस ढाल ने पूरे दक्षिण भारत को अपने ऊपर संभाला हुआ है। इसका आकार इतना विशाल है कि इसका क्षेत्रफल लगभग 1.9 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। मतलब ये भारत का सबसे बड़ा पठारी हिस्सा है। और ये क्षेत्रफल सिर्फ नंबरों में बड़ा नहीं है, ये जमीनी हकीकत में भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता है। हाँ, 8 प्रमुख राज्य। बिल्कुल। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई भी करीब 600 से 900 मीटर के बीच है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्य इसी उल्टी ढाल के ऊपर बसे हुए हैं। तो ये कोई सपाट मैदान नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक उठा हुआ बहुत ही जटिल भौगोलिक ढांचा है। यहाँ पर जो बात मुझे सबसे ज्यादा रोमांचित करती है, वो ये है कि प्रकृति ने इस ढाल को मतलब ऐसे ही खुला नहीं छोड़ा है। इसके चारों तरफ एक प्राकृतिक किलेबंदी की गई है। प्राकृतिक किलेबंदी? हाँ, जैसे किसी प्राचीन महाकाव्य या गेम ऑफ थ्रोन्स में विशाल और अभेद्य किले होते हैं ना, जिनकी दीवारें आसमान चूमती हैं और दुश्मनों को रोकती हैं। दक्कन का पठार भी कुछ वैसा ही है। दिलचस्प है। उत्तर की तरफ देखने पर सतपुड़ा और विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाएं एक मजबूत दीवार की तरह खड़ी दिखती हैं, और पश्चिम में तो पश्चिमी घाट या सह्याद्री की एक ऐसी निरंतर और ऊंची दीवार है जिसे पार करना बादलों के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन जाता है। और यही वो दीवार है जो जो असल में पूरे उपमहाद्वीप के जलवायु तंत्र का सबसे बड़ा नियंत्रक है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, अरब सागर से जब गर्मियों में नमी से भरी भारी मानसूनी हवाएं उठती हैं, तो वे सीधे इस ऊंची लगभग 1600 मीटर तक की निरंतर दीवार से टकराती हैं। हाँ, पश्चिमी घाट से। बिल्कुल। हवाओं के पास ऊपर उठने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता, और जैसे ही वे ऊपर उठती हैं, ठंडी होकर पश्चिमी तट पर भयंकर बारिश करती हैं। इसे भूगोल में शायद ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं ना? जी, पर्वतीय वर्षा या ओरोग्राफिक रेनफॉल। ये किलेबंदी तय करती है कि भारत के किस हिस्से में जीवनदायी बारिश होगी और कौन सा हिस्सा सूखा रह जाएगा। और शायद यही वजह है कि पश्चिमी घाट की दूसरी तरफ, यानी पठार के अंदरूनी हिस्से में उतनी बारिश नहीं पहुंच पाती। एकदम सही। वो वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है। लेकिन अगर हम पूर्वी दिशा की तरफ नजर डालें, तो वहां भी पूर्वी घाट मौजूद हैं। हालांकि वे पश्चिमी घाट की तरह एक अडेग और निरंतर दीवार नहीं है। पूर्वी घाट जगह जगह से कटे हुए हैं, टूटे फूटे हैं, जैसे किसी ने उस दीवार में बड़े बड़े दरवाजे बना दिए हों। पूर्वी घाटों का ये टूटा फूटा स्वरूप ही मतलब इस पठार की एक और बड़ी कहानी बयां करता है। लाखों सालों से दक्षिण भारत की विशाल नदियों ने इस पूर्वी दीवार को काट काट कर अपना रास्ता बनाया है।
मतलब पश्चिमी दीवार बादलों को रोकती है और पूर्वी दीवार टूटी हुई है ताकि नदियां समुद्र में जा सके। बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल सके। लेकिन इस पूरे ढांचे को देखकर जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो इसकी उत्पत्ति का है। इतना विशाल किला, इतनी ऊंची दीवारें आखिर बनी कैसे? और इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें समय में बहुत बहुत पीछे जाना होगा, करीब 6.6 करोड़ वर्ष पीछे, जिसे हम क्रिटेशियस काल कहते हैं। हाँ, क्रिटेशियस काल। ये वो समय था जब डायनासोर पृथ्वी से लुप्त हो रहे थे और धरती का सीना फट रहा था। उस वक्त कोई पर्वत नहीं बन रहा था, बल्कि खौलता हुआ लावा जमीन फाड़कर बाहर आ रहा था। बिल्कुल। इन्हीं भयानक ज्वालामुखी विस्फोटों ने दक्कन ट्रैप्स का निर्माण किया। और देखिए, ये कोई आम ज्वालामुखी विस्फोट नहीं था जो 1 या 2 दिन में शांत हो जाए। तो फिर कैसा था? ये प्रक्रिया लाखों सालों तक चलती रही। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक प्रक्रिया काम कर रही थी। दरारों से बेसाल्टिक लावे का निरंतर प्रवाह हो रहा था। बेसाल्टिक लावा? हाँ, बेसाल्टिक लावा बहुत ज्यादा तरल होता है। मतलब सोचिए, खौलता हुआ तरल पत्थर जमीन पर पानी की तरह बह रहा है और मीलों दूर तक फैलकर ठंडी परतों में जम रहा है। बाप रे। इन्हीं आग्नेय चट्टानों या इग्नियस रॉक्स की एक के ऊपर एक बिछी अनगिनत मोटी परतों ने इस विशाल पठार की जमीन तैयार की। लेकिन यहाँ मुझे एक उलझन है। कैसी उलझन? देखिए, जब भी ज्वालामुखी का जिक्र आता है तो दिमाग में तुरंत एक ऊंचे शंक्वाकार या कोन के आकार वाले पहाड़ की तस्वीर उभरती है। एक ऐसा पहाड़ जिसके मुंह से आग और धुआं निकल रहा हो। हाँ, ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन दक्कन का पठार तो ऊपर से काफी सपाट है, एक मेज की तरह। अगर ये ज्वालामुखी से बना है तो यहाँ वे माउंट फ्यूजी या माउंट वेसुवियस जैसे ऊंचे पहाड़ क्यों नहीं है? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है और ये उलझन लावे की बनावट और उसके बाहर आने के तरीके से सुलझती है। अच्छा। देखिए, जिन ज्वालामुखियों से ऊंचे पहाड़ बनते हैं उनका लावा बहुत गाढ़ा होता है क्योंकि उसमें सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है। वह लावा दूर तक बहने के बजाय अपने उसी क्रेटर के पास ही जमता जाता है और एक ऊंचा पहाड़ बना देता है। लेकिन दक्कन के पठार के मामले में दरारी उद्भेदन या जिसे फिशर इरप्शन कहते हैं वो हुआ था। फिशर इरप्शन मतलब दरारें पड़ जाना? जी। यहाँ धरती की सतह पर कई किलोमीटर लंबी दरारें पड़ गई। क्योंकि इस लावे में सिलिका कम था, ये बहुत पतला था, इसलिए बिना किसी बड़े धमाके के दरारों से निकला और पानी की तरह चादर के रूप में दूर दूर तक फैल गया। ओह, तो कोई धमाका नहीं, बस लावा रीस रहा था। बिल्कुल। हर नए विस्फोट के साथ लावे की एक नई चादर बिछ जाती। ट्रैप शब्द का अर्थ ही स्वीडिश भाषा में सीढ़ियां होता है, क्योंकि अगर आज भी हम पश्चिमी घाट की तरफ से इन चट्टानों को देखें तो वो सीढ़ियों जैसी दिखती हैं। ये तो सच में हैरान करने वाला है कि कैसे एक शांत लेकिन विशाल भौगोलिक घटना ने पूरे दक्षिण भारत की नींव रख दी और फिर समय के साथ हवा, पानी और धूप ने इन कठोर काली चट्टानों को घिसना शुरू किया। और उसी से बनी वो उपजाऊ काली मिट्टी। हाँ, लाखों सालों की प्रक्रिया के बाद वो काली मिट्टी बनी जिसे आज हम देखते हैं। लेकिन लावे के इस कहानी से अलग एक और बड़ा रहस्य है जो नदियों से जुड़ा है। नदियों वाला रहस्य? हाँ, हमने अभी बात की कि पानी हमेशा ऊंचाई से ढलान की तरफ बहता है। बिल्कुल, ये तो सामान्य नियम है। पश्चिमी घाट बहुत ऊंचे हैं तो जाहिर है पानी पूर्व की तरफ बहना चाहिए। लेकिन नर्मदा और ताप्ती नदियां तो पश्चिम की ओर बह रही हैं और अरब सागर में गिर रही हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा अपवाद है। ये तो प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाने वाली बात हो गई। ये नदियां उल्टी दिशा में कैसे बह सकती हैं? नर्मदा और ताप्ती नदियां इस पठारी व्यवस्था की सबसे बड़ी विद्रोही हैं। और इनका ये विद्रोह एक भौगोलिक दुर्घटना का नतीजा है। दुर्घटना? कैसी दुर्घटना? ये नदियां पठार के सामान्य ढलान का पालन इसलिए नहीं करती क्योंकि वो एक भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में कैद हैं। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। बताइए। कल्पना करें कि आप एक चॉकलेट बार को दोनों किनारों से पकड़कर बाहर की तरफ खींच रहे हैं। टूटने से ठीक पहले बीच का हिस्सा कैसे पतला होकर नीचे धंस जाता है। हाँ, वो बीच से दबने लगता है। बिल्कुल, यही प्रक्रिया टेक्टोनिक प्लेट्स के खिंचाव के समय धरती की पपड़ी के साथ हुई। मतलब जमीन का एक हिस्सा खिंचाव के कारण नीचे बैठ गया। हाँ, जब जमीन का एक बड़ा ब्लॉक नीचे धंस गया तो दो ऊंचे पहाड़ों के बीच एक बहुत गहरी नाली या खाई बन गई। नर्मदा और ताप्ती इसी धंसी हुई जमीन,
इसी भ्रंश घाटी में बहने को मजबूर हैं। ओहो, अब समझ आया। ये खाई इतनी गहरी और शक्तिशाली है कि वो पठार के मुख्य ढलान को नजरअंदाज करते हुए इन नदियों को पश्चिम की ओर धकेल देती है। प्रकृति के भी अपने अलग ही नियम हैं, मतलब जो धंस गया वो उसी में बहेंगी। लेकिन नर्मदा और ताप्ती के इस विद्रोही स्वभाव से अलग अगर हम पठार के असली ढलान के साथ चलें तो कहानी बिल्कुल बदल जाती है। बिल्कुल बदल जाती है। इस पठार का वास्तविक ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर ही है और यही वो टिल्ट है जिसने इस पठार को भारत का आर्थिक और कृषि पावर हाउस बना दिया है। और इस टिल्ट या ढलान के पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। जब करोड़ों साल पहले भारतीय टेक्टोनिक प्लेट अपनी यात्रा करते हुए यूरेशियन प्लेट से टकराई ना, तो वो कोई मामूली टक्कर नहीं थी। बहुत भयंकर रही होगी। बहुत जबरदस्त। उस टेक्टोनिक दबाव के कारण प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी हिस्सा ऊपर की तरफ उड़ गया और पूर्वी हिस्सा थोड़ा नीचे की ओर झुक गया। और इसी ढलान के कारण दक्षिण भारत का पूरा जलतंत्र एक दिशा में बहने लगा। जी। और इसी जलतंत्र की वजह से हमें गोदावरी जैसी विशाल नदियां मिली, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है और जो करीब 1500 किलोमीटर लंबी है। बिल्कुल। गोदावरी के साथ कृष्णा और कावेरी जैसी जलधाराएं पश्चिमी घाट की ऊंचाइयों से जन्म लेती हैं, पूरे पठार को पार करती हैं और पूर्व की ओर बहते हुए अंत में विशाल और बेहद उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। और यही डेल्टा आज भारत के बड़े कृषि केंद्र हैं। नदियों ने तो सतह को समृद्ध किया ही, लेकिन अगर दक्कन के पठार की चट्टानों के नीचे झांका जाए तो ये किसी प्राचीन खजाने से कम नहीं है। खजाने से आपका मतलब खनिजों से है? हाँ, भारत का पूरा औद्योगिक ढांचा इसी पठार पर टिका है। इसके उत्तर पूर्वी हिस्से को देखिए, जिसे हम छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। ये इलाका लोहा और कोयला के विशाल भंडारों से भरा हुआ है। भारी उद्योगों के लिए जरूरी सारी ऊर्जा इसी जमीन से आती है। बिल्कुल आती है। इसके अलावा पूरे पठार में मैंगनीज और बॉक्साइट का व्यापक स्तर पर खनन होता है। और खनिजों की बात हो और गोलकुंडा का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐतिहासिक गोलकुंडा की खदानें इसी पठार का हिस्सा है, जहां से कोहिनूर और होप डायमंड जैसे दुनिया के सबसे नायाब हीरे निकाले गए थे। कोहिनूर भी इसी लावे की देन है। हाँ, और कर्नाटक की जमीन से आज भी सोना निकाला जाता है। सबसे रोमांचक बात तो यह है कि ये पठार सिर्फ प्राचीन संपदा तक सीमित नहीं है, ये भविष्य की ऊर्जा का भी केंद्र बन चुका है। यूरेनियम की बात कर रही हैं आप? जी। कर्नाटक के गोगी और आंध्र प्रदेश के तुमलापल्ली बेसिन में यूरेनियम की नवीनतम खोज हुई है। मतलब राजा महाराजाओं के हीरों से लेकर कल के परमाणु ईंधन तक सब कुछ इसी लावे की चट्टानों के नीचे सुरक्षित है। और इस असीमित खजाने का सीधा संबंध उन ज्वालामुखी गतिविधियों से ही है। करोड़ों वर्षों की उथल-पुथल और धरती के गर्भ से निकले मैग्मा ने ही इन भारी खनिजों और धातुओं को सतह के करीब ला दिया। ये जमीन केवल पत्थरों का एक मृत जमाव नहीं है। ये ऊर्जा, धातुओं और खनिजों का एक ऐसा विशाल बैंक है जिसने सदियों से भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को मजबूत बनाए रखा है। और जहां इतना पानी, खनिज और उपजाऊ मिट्टी होगी, वहां जीवन शांत कैसे रह सकता है? बिल्कुल नहीं रह सकता। जीवन के पनपने के लिए दक्कन के पठार से बेहतरीन रंगमंच और क्या हो सकता है? अगर हम वनों और जैव विविधता पर नजर डालें तो ये पठार एक साथ कई अलग अलग दुनिया समेटे हुए हैं। सही कहा। पश्चिमी घाटों के घने जंगल विश्व प्रसिद्ध जैव विविधता हॉटस्पॉट है। यहाँ लायन टेल्ड मकाक्का और मालाबार जायंट स्क्विरल जैसे ऐसे अनोखे जीव और वनस्पतियां पाई जाती हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। ये एक हरा भरा स्वर्ग है। लेकिन जैसे ही आप पश्चिमी घाट की ऊंचाइयों को पार करके पठार के मध्य भाग में आते ना, नजारा पूरी तरह बदल जाता है। हाँ, क्योंकि पानी तो दीवार ने रोक लिया। बिल्कुल, क्योंकि पश्चिमी घाट बादलों को रोककर सारा पानी खुद ले लेते हैं। इसलिए अंदरूनी हिस्सा रेन शैडो एरिया या वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है। बारिश कम होने के कारण यहाँ शुष्क पर्णपाती वन या ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट पनपते हैं। और अगर आप और पूर्व में तेलंगाना या रायलसीमा के क्षेत्रों की तरफ जाएं, तो जलवायु इतनी शुष्क हो जाती है कि वहां केवल उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन देखने को मिलते हैं। प्रकृति ने एक ही भौगोलिक संरचना पर जीवन के अलग अलग रूपों को ढालने का मौका दिया है। और ये ढलाव सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं रहा, इसने इंसानी सभ्यता और कृषि को भी नई दिशा दी है। जिस काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्टिक लावे के टूटने से हुआ था, वो मिट्टी कपास की खेती के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।
कपास, जिसे हम श्वेत सोने के कहते हैं। हाँ, और जिससे भारत का पूरा कपड़ा उद्योग चलता है, वो इसी दक्कन के पठार की देन है। इसके अलावा नीलगिरी की पहाड़ियों की ढलानों पर चाय और कॉफी के जो विशाल बागान हैं, वो हरी संपदा भी इसी भौगोलिक संरचना का हिस्सा है। और देखिए, भूगोल की इस खूबी ने सिर्फ अर्थव्यवस्था को ही नहीं, बल्कि भारत के इतिहास और वास्तुकला को भी गढ़ा है। दक्कन का पठार हमेशा से उत्तर और दक्षिण की संस्कृतियों के बीच एक प्राकृतिक पुल रहा है। इतिहास में इसके कई उदाहरण हैं। बिल्कुल, यहाँ सातवाहन साम्राज्य फला फूला, जिन्होंने व्यापार को नई ऊंचाइयां दी। वाकाटक और चालुक्य वंश के समय में तो मंदिर वास्तुकला का स्वर्ण युग ही आ गया था, और उन बेसाल्टिक चट्टानों का सबसे बेहतरीन उपयोग प्राचीन कारीगरों ने किया। आप जरूर अजंता और एलोरा की गुफाओं की बात कर रहे हैं। जी हाँ, अजंता एलोरा की उन अद्भुत गुफाओं का निर्माण इसी भूगोल के कारण संभव हो पाया। ज्वालामुखी से बनी बेसाल्टिक चट्टानें बहुत कठोर होती हैं, लेकिन उनमें खासियत होती है कि उन्हें बड़ी बारीकी से तराशा जा सकता है। अच्छा, नक्काशी के लिए अच्छी होती हैं। हाँ, कारीगरों ने इस बात को समझा और पहाड़ों को काटकर ऐसी कलाकृतियां बनाई जो आज भी दुनिया को अचंभे में डाल देती हैं। और इसके बाद के इतिहास में जाएं तो मराठा साम्राज्य ने इसी पश्चिमी घाट की ऊबड़-खाबड़ चुनौतीपूर्ण जमीन का इस्तेमाल अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति के लिए किया और मुगलों के खिलाफ एक अजेय ताकत बनकर उभरे। ये देखना सच में अद्भुत है कि कैसे एक भौगोलिक संरचना इतिहास की घटनाओं को निर्देशित करती है। इस चर्चा में हमने बहुत कुछ जाना, लेकिन कुछ ऐसे भी तथ्य हैं जो भूगोल के गहरे रहस्यों को सामने लाते हैं। जैसे इस पूरे प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंचा शिखर अनामुडी है, जो केरल में पश्चिमी घाट का हिस्सा है और 2695 मीटर ऊंचा है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली एक बात है, जब कोई भी भारत का नक्शा देखता है तो पूर्वोत्तर में मेघालय का पठार बाकी भारत से बिल्कुल अलग थलग दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे उसका दक्षिण भारत से कोई लेना देना ही नहीं है। ये भूगोल का एक बहुत ही शानदार रहस्य है। आज जो मेघालय का पठार हमें पूर्वोत्तर में अलग दिखाई देता है ना, लाखों साल पहले वो इसी दक्कन के पठार का एक अभिन्न अंग था। सच में? मतलब वो दक्कन के पठार का ही हिस्सा था जो टूटकर अलग हो गया। उसे अलग होना नहीं कह सकते। हुआ ये था कि जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत तेजी से बढ़ रही थी, तो जबरदस्त खिंचाव के कारण जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बीच में से टूटकर नीचे धंस गया। धरती में एक बहुत बड़ी खाई बन गई। एक और खाई? हाँ, इस विशाल खाई को हम भूगर्भ विज्ञान में मालदा गैप या राजमहल गारो गैप कहते हैं। इस खाई ने दक्कन के पठार और मेघालय के पठार को अलग कर दिया। तो फिर आज वो खाई कहाँ है? हमें तो नक्शे पर बंगाल का एक सपाट मैदान दिखाई देता है। यही तो नदियों का जादू है। नदियों का जादू? जी, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियों ने लाखों सालों तक हिमालय से मिट्टी, गाद और मलबा ला लाकर उस धंसी हुई खाई में भरना शुरू कर दिया। वे नदियां प्रकृति के सबसे बड़े सीमेंट मिक्सर की तरह काम कर रही थीं। अरे वाह! उन्होंने उस पूरी टेक्टोनिक खाई को मलबे से पाट दिया, जिससे आज का बंगाल और बांग्लादेश का उपजाऊ मैदानी इलाका बना। लेकिन जमीन के बहुत नीचे आज भी मेघालय का पठार दक्कन के पठार का ही एक भौगोलिक विस्तार है। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला सच है। जमीन के टूटने और नदियों द्वारा उसे पाटने की ये कहानी साबित करती है कि प्रकृति लगातार खुद को कैसे कैसे बदलती रहती है। बिल्कुल। और प्रकृति के इस बदलाव से इंसान भी लगातार जूझता रहा है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण बीदर का ऐतिहासिक जल प्रबंधन है, जिसे कारेज सिस्टम कहा जाता है। हाँ, कारेज सिस्टम। ये एक जमीन के नीचे बनी नहरों की इंजीनियरिंग प्रणाली थी। पठार के सूखे इलाकों में जहां ऊपर पानी सूख जाता था, वहां मध्यकालीन इंजीनियरों ने जमीन के नीचे पानी को प्रवाहित करने का रास्ता खोज लिया। ये दिखाता है कि कैसे इंसान ने इस कठोर लावे से बनी जमीन की चुनौतियों को अपने ज्ञान से पार किया। इस पूरी चर्चा से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि जब हम दक्कन के पठार को देखते हैं तो हमें केवल पत्थर, चट्टानें या मिट्टी का एक निर्जीव ढांचा नहीं दिखाई देना चाहिए। बिल्कुल नहीं। यह पश्चिमी घाटों जैसी विशाल दीवारों से रक्षित एक ऐसा किला है जिसके अंदर भारत का भविष्य सुरक्षित है। ये भारतीय भूगोल का वो आधार स्तंभ है जिसने इस देश की अर्थव्यवस्था को लोहे और यूरेनियम से सींचा है, जिसने कृषि को काली मिट्टी का वरदान दिया है और जिसने सदियों से महान साम्राज्यों और सभ्यताओं को फलने फूलने का एक विशाल मंच प्रदान किया है। सचमुच ये भारत के इतिहास, खनिज
और जीवन का एक धड़कता हुआ दिल है। और अब इस विस्तृत और शानदार चर्चा के अंत में एक ऐसा विचार जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। हमने ये तो जान लिया कि करोड़ों साल पहले हुए टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव और ज्वालामुखी विस्फोटों से ये पठार बना। हाँ, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं। भारतीय प्लेट आज भी इसी वक्त यूरेशियन प्लेट को उत्तर की ओर धकेल रही है। हर साल कुछ सेंटीमीटर का ये धक्का आज भी जारी है। तो जरा सोचिए, आने वाले 10 लाख सालों में ये दक्कन का पठार कैसा दिखेगा? क्या ये और ज्यादा झुक जाएगा? क्या नदियों के रास्ते हमेशा के लिए बदल जाएंगे? या क्या कोई नई पर्वत श्रृंखला जन्म लेगी? भूगोल कोई बीता हुआ कल नहीं है, ये एक कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है और हम तो बस इसके एक बहुत छोटे से पल के गवाह हैं। ऐसी शानदार ज्योग्राफी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देखने के लिए JS71 क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें।